नमस्कार दोस्तों, आज हम परीक्षा धाम का जो 4th एडिशन है, नया एडिशन, उसका मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन चौथा चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। और जिन लोगों के पास भी तीसरा एडिशन है, इससे पुराना वाला एडिशन है, तो इससे चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। अगर ज़रूरी लगे तभी बुक खरीदिए, क्योंकि परीक्षा धाम वालों ने जो चैप्टर्स नए ऐड किए हैं उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं इस नई बुक से तो सब कुछ कवर करा ही दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ये है मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है। उसके नीचे है नर्मदा घाटी, उसके जस्ट नीचे है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ऊपर जब हम आते हैं तो मध्य भारत का पठार, उसके जस्ट नीचे बुंदेलखंड, फिर रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, ये 7 पार्ट्स हैं। हालांकि पहले 3 पार्ट्स है, उसके बाद उसके सब पार्ट्स आप देखेंगे। जैसे देखिए, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है, नर्मदा घाटी आती है। तो ये एक मेंस पॉइंट के हिसाब से भी ज़रूरी है कि आप इसकी आंसर राइटिंग चाहें तो कर सकते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो मेंस की डेट आई है उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो मध्य उच्च प्रदेश के ये हिस्से हैं। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा को 3 भागों में विभाजित किया गया, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। आपको पता हो कि 2019 के पेपर में ये क्रम से मिलाने के लिए आया था। पूर्वी पठार, इसको बघेलखंड कहते हैं। तो चलिए मध्य भारत का पठार हम पढ़ते हैं। स्थिति: मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26-48 उत्तरी अक्षांश और 74-50 से 79-10 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो ठीक है, ये आपको ये अक्षांश और देशांतर पढ़ लेना है। इसके बाद ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है मध्य भारत का पठार। इस पठार का निर्माण किससे हुआ है? मुख्यतः विंध्य शैल के अपरदन से और नदियों के निक्षेपों से। तो जो मध्य भारत का पठार है, इसमें हमें क्या याद रखना है? पहला तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 10.7। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्रम से अगर आ जाए कि पठारों को सबसे बढ़ते घटते क्रम में लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। और इसका निर्माण कैसे हुआ? मध्य भारत, क्योंकि जितने भी पठार हैं सबका निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ है। तो जो मध्य भारत का पठार है उसका निर्माण हुआ है विंध्य शैल समूहों के अपरदन से और नदियों के निक्षेपों से। संबंधित जिले: नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ये सब जिले उससे रिलेटेड हैं। ये देखिए, ये मध्य भारत का पठार है। जो पुरानी वाली बुक है आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ एक मैप दे दिया है। यहाँ इन लोगों ने क्या किया है कि अलग अलग तरीके से फिर से इसको दिखा दिया है, ताकि आपको याद रहे। ये मध्य भारत का पठार है। जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भूगोल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हमें पूरा मोटा मोटी पता होना चाहिए। और आप अगर ये तैयार कर लोगे तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन मेंस में भी लिखने के लिए आपका तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए प्री मेंस दोनों कवर कर रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। क्योंकि वर्षा कम होती है तो अत्यधिक गर्मी भी होगी। वर्षा कम होने के कारण शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाएंगे। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ व कछाड़ी मृदा है। क्यों जलोढ़ व कछाड़ी मृदा है? क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है और नदियों का जो पानी का जो बहाव है, उसके जो निक्षेप हैं वो यहाँ तक भी आते हैं, इसलिए यहाँ जलोढ़ व कछारी मृदा मिलती है। फसल: प्रमुख फसलें सरसों, ज्वार, तिल और गेहूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। और प्रमुख नदी: चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी और सीप। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। और मध्य भारत के पठार या ग्वालियर चंबल की सबसे ऊंची चोटी टोगरा, जिला श्योपुर में है। ये आपको पुरानी वाली बुक में नहीं मिलेगा, ये नया फैक्ट है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एक तो टोगरा वाला और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे कौन कौन से किस तरीके का, जैसे कि भूगोल सबसे अच्छी चीज़ क्या बताता है कि जैसे मिट्टी है वैसे ही वहाँ के उपज होगी। तो आप एक दूसरे से चीज़ें को रिलेट कर सकते हो और आपका इससे मेंस भी तैयार हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पूर्व तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए, ये बुंदेलखंड का पठार है। ये बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पे मध्य भारत का पठार था, उसके नीचे बुंदेलखंड का पठार है। निर्माण किससे हुआ है? नीच चट्टानों के अपरदन से। जिस तरीके से विंध्य जो उसका विंध्य
अपरदन से हुआ था। इसी तरीके से इसका निर्माण नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। एमपी के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। संबंधित जिले दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। जैसे कि मध्य भारत के पठार में है वैसे ही बुंदेलखंड के पठार में ही है। उत्तर का जो एरिया है आपको ऐसा ही मिलेगा। औसत वर्षा कितनी हो रही है? 75 से 100 सेंटीमीटर। वन कौन कौन से? तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। मिट्टी मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है। फसलें, प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार व तिल आदि हैं। प्रमुख फसल कौन कौन सी है? गेहूँ है, ज्वार है और तिल है। नदियाँ यहाँ कौन कौन सी हैं? बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी। खनिज कौन कौन से हैं? हीरा और चूना पत्थर। आपको पता ही है कि हीरा और चूना पत्थर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? पवित्रता के नज़रिए से नहीं कहा जाता, यहाँ गंदगी है, प्रदूषण है, इस वजह से। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है और इस पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। पेनी प्लेन मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम आते हैं मालवा का पठार। ये सबसे बड़ा पठार है एमपी में, एमपी के सभी हिस्से में। देखिए ये इसका पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22.7 से 25.8 उत्तरी अक्षांश और 20 से 20 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग पर स्थित है। दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। आपको ध्यान देना पड़ेगा ये, जैसे कि जो पहला है वो विंध्य प्रदेश के अपरदन से हुआ है, विंध्य चट्टानों के। दूसरा बुंदेलखंड का पठार नीच से हुआ है। इसी तरीके से मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। इसीलिए फाहियान ने कहा था सबसे अच्छी जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है मालवा की, अर्थात न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है न बहुत ज़्यादा ठंड। वर्षा कितनी होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता। मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए यहाँ सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली आदि होगा। नदियाँ चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान और माही। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। जैसे बुंदेलखंड के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, उसी तरीके से मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी। अन्य कौन कौन से हैं? जाना, पाव, धजारी इंदौर जिले में ही स्थित हैं। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब हम आते हैं रीवा पन्ना के पठार पे। ये बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23.10 से 25.12 उत्तरी अक्षांश, 78.4 से 82.18 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल 10.36% है और इसका निर्माण किससे हुआ है? विंध्य शैल समूह के अपरदन से। इसके पहले किसका निर्माण हुआ था? आप देखेंगे तो मध्य भारत का पठार, वो भी विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ था, लेकिन नदियों के निक्षेपों से हुआ था, हुआ था। इसमें ऐसा नहीं है। संबंधित जिले रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है, ये अंतर है यहाँ। अभी तक बुंदेलखंड के पठार में अधिक गर्मी अधिक ठंडी। मालवा तो समजलवायु का क्षेत्र है ही है, लेकिन रीवा के पठार में गर्मी नॉर्मल गर्म लेकिन ठंडी ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ टोंस, केन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि हैं। फसल गेहूँ, चावल, तिल। खनिज चूना पत्थर, गेरू और हीरा है। इसे विंध्यन कगारी स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल। और मध्य प्रदेश में जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं नर्मदा पठार, नर्मदा घाटी पे।
मालवा तथा रीवा पठार के दक्षिण में, आप ये मेंस में भी लिखिएगा, इसीलिए आप बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिए, इससे आपका प्री मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। मैं बार बार आपसे इसलिए कह रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेंस के लिए उन लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपूर्णा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार 22-23 से 23-45 उत्तरी अक्षांश और 74 से 81-30 पूर्वी देशांतर तक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 26%। मालवा का पठार कितना था? 28%। इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से पश्चिम में हुआ है। जो पश्चिम का भाग है वो दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये नर्मदा घाटी है, इसका ये वाला रीजन, क्योंकि मालवा भी यहाँ है इसलिए काली मिट्टी से। ये वाला रीजन विंध्यन, क्योंकि विंध्य पठार आ जाता है इसलिए यहाँ पर विंध्यन के अपर्दन से। और दूसरी चीज विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन। यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। जस्ट उल्टा है रीवा पन्ना के पठार का। ठीक है। इसकी पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म है। पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म है, ये भी आपको याद रखना है। कारण बताया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म हो रही है और शीत ऋतु में साधारण ठंड। इसमें वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और औसत वर्षा 75 से 125 मीटर होती है। यहाँ पे नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, चक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि यहाँ के वन हैं। नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी और पूर्व में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इस तरीके से फैला हुआ है तो आसपास के क्षेत्रों का प्रभाव होता ही है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ काली मिट्टी पाई जा रही है, यहाँ लाल मिट्टी पाई जा रही है, तो आपको ये ध्यान देना है। इसके पश्चिम में कपास, मूंगफली, क्योंकि आपको पता है दक्कन ट्रैप का है। मध्य क्षेत्र में गेहूँ और पूर्व में चावल का उत्पादन होता है। यहाँ चूना, पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी आदि खनिज पाए जाते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है और एमपी का सबसे निचला प्राकृतिक भाग है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम दूसरे पे आते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी राजपीपला, मध्य श्रेणी महादेव, पूर्वी श्रेणी मैकल। ठीक है। राजपीपला का गुजरात व एमपी में विस्तार है, मध्य श्रेणी का एमपी व महाराष्ट्र में विस्तार है और पूर्वी श्रेणी का एमपी व छत्तीसगढ़ तक विस्तार है। ठीक है। इसका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है और विस्तार 21-30 से 23 उत्तरी अक्षांश और 74-30 से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ये एमपी का लगभग 11% है। तो सबसे पहले मालवा, फिर नर्मदा घाटी और सतपुड़ा मैकल। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, शीत ऋतु में अधिक ठंड। दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी बना हुआ है। वही चीज़ आ गई, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे है। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी बना हुआ है। प्रमुख जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी है। नीचे के हैं। अगर आपका मैप तैयार होगा तो आप इसको तुरंत बता देंगे। पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसकी प्रमुख नदियाँ ताप्ती, बैनगंगा, सक्खर, दूधी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी हैं। इस क्षेत्र में छिछली काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। लेटराइट मिट्टी भी यहीं पाई जा रही है सतपुड़ा मैकल क्षेत्र में। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23-40 से 23-24-35 उत्तरी अक्षांश तक और 85 से 82-35 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल लगभग 7% है। आद्य महाकल्प के शैल समूहों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल आदि हैं। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है एमपी का और 125 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सोन, जोहिला, बनास आदि नदियां हैं और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा वर्षा एमपी के किस क्षेत्र में होती है, तो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। इस तरीके से आपका एमपी का 4th चैप्टर आज कंप्लीट हुआ।
मालवा, आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्षेत्रफल कितना है। तो आप क्रम से मिलाने के लिए तैयार कर लीजिएगा, मिट्टी कौन कौन सी है, प्रमुख फसल कौन कौन सी है, नदियाँ कौन कौन सी हैं और विशेष क्या क्या है। तो आपका मेंस और प्री दोनों कवर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि प्रदेश शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रिजियो से हुई है। भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिसमें डडले स्टैम्प और आर.एल. सिंह का विशेष योगदान है। चंबल का उप आर्द्र प्रदेश को सामान्यतः मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। जो चंबल का उप आर्द्र प्रदेश है उसको मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली की पहाड़ियाँ, अरावली श्रेणियाँ इस प्रदेश की सीमा बनाती हैं। मध्य भारत के पठार की पश्चिम की ओर बूंदी और करौली की पहाड़ियाँ और अरावली श्रेणी इसकी सीमा बनाती है। मतलब किस क्षेत्र में है ये पहाड़ियाँ? मध्य भारत के पश्चिम में। पश्चिमी सतपुड़ा और झाबुआ क्षेत्र के संपूर्ण प्रदेश में सूखे मानसूनी वन मिलते हैं। ठीक है। बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार, जो कि सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, सोन तथा महानदी का जल विभाजक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महानदी भी है और सोन भी जा रही है, इस वजह से। रीवा पन्ना के पठार का दूसरा नाम है विंध्य का पठारी क्षेत्र। ठीक है, निर्माण भी उसी से हुआ है। चीनी यात्री फायान ने मालवा के जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। और कर्क रेखा मालवा को पठारों को 2 भाग में विभाजित करती है। एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भोपाल एकमात्र संभाग है जिसके सारे जिले कर्क रेखा से गुजरते हैं। सतपूर्णा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी ने में उत्खात स्थलाकृति बीहड़ का निर्माण किया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गंगा के मध्य जल विभाजक है। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और गुडविल चोटी या कालूमार चोटी जिला दमोह में स्थित है। इसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। विंध्यन पर्वत श्रेणी राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में सासाराम तक फैली हुई है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। मझगवा पन्ना, हिनौता पन्ना में है और कोटारिया सतना, ये सब हीरे की खदानें हैं। भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये दिया हुआ है उत्पादक क्षेत्र। बघेलखंड में चावल सबसे ज़्यादा होता है, मालवा में सोयाबीन, सतपुड़ा में मक्का, मध्य भारत में सरसों, बुंदेलखंड में गेहूं और तिल और नर्मदा में गेहूं, गन्ना और दाल होती है। तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं ये? अब देखिए, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। मालवा का पठार विंध्य, बुंदेलखंड, चंबल का उपाध्य प्रदेश, नर्मदा, सोन, सतपुड़ा, मैकल और बघेलखंड। नियोजन प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन, नियोजन प्रदेश के आधार पर आर्थिक, कार्य संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि के नियोजन आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसको हम ग्वालियर एग्रो प्रदेश कह देते हैं पहला। इसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया आते हैं। इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश कह देते हैं। इसमें इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, झाबुआ, देवास आते हैं। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड प्रदेश कहते हैं। इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना आता है। भोपाल कैपिटल प्रदेश है। इसमें भोपाल संभाग के जिले आते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़, शाजापुर। जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, इसमें जबलपुर, सागर, दमोह आता है। इसी तरीके से नर्मदा घाटी प्रदेश, इसमें नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन आता है। और छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश, इसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी आते हैं। तो एक एग्रो पार्ट्स के हिसाब से भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अगला चैप्टर हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको अच्छा लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करिएगा। धन्यवाद।